नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। तो देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की। इस फंड की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है अभी के समय में, और जब से लॉन्च हुआ है ना, तब से इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है भाई, इसलिए अभी ये चर्चा में रहा है। अगर मैं बात करूं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से सबसे ज्यादा प्रीमियम स्कीम है इनकी। रीजन, रिटर्न काफी अच्छे हैं। आप समझे 30-35 हजार करोड़ का इसका AUM, सबसे बड़ी स्कीम है ये आपके मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इसको ना काफी ज्यादा यूनिक बना देती है। अब वो क्या है, आप वीडियो देखिए, आपको पता लगेगा। साथ में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अभी अप हुई है, नहीं हुई है, वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या ये इंडेक्स को बीट कर रहा है, क्या ये इंडेक्स को बीट नहीं कर रहा है, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मेरा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं इस फंड को लेकर, वो सारे के सारे हल हो। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूट जाए दोस्तों, तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। जरूर मुझसे कमेंट जो है आपका पूछिएगा, जो आपका क्वेश्चन है रेज कीजिएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को मैं यहीं शुरू करता हूँ, आपको लेकर चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले इस वीडियो को मैं आपको बता दूं, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है। पूरी की पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही है। देखिए, हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहता है आपसे कि आपको सटीक और सही जानकारी दे, और हमेशा एक जेन्युइन रिव्यू करें अपनी तरफ से, है ना। कोशिश यही रहती है दोस्तों। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। आशा करता हूँ आप वीडियो लाइक कर देंगे, और भैया पसंद आया तो चैनल भी सब्सक्राइब। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। अब सबसे पहले ना आप इसका AUM देखो, उसके बाद मैं बताता हूँ। आप देखो, इसका AUM है 37,501 करोड़ रुपए। आप सोचो कि ये मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की सबसे बड़ी स्कीम है, और मिड कैप कैटेगरी के अंदर भी ये स्कीम काफी बड़ी है। दूसरे तीसरे नंबर पे आती है ये स्कीम AUM के हिसाब से। इसका रीजन ये है कि इसके जो रिटर्न्स है ना, जो CAGR है, वो बहुत अच्छा निकल कर आता है। इसकी जो रिटर्न्स निकल कर आते हैं वो बहुत बेहतरीन निकल कर आते थे। अब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसको हम चेक करके बताएंगे। जिसकी वजह से लोगों ने इसके ऊपर विश्वास दिखाया, और लोगों ने इसके अंदर SIP वगैरह इंटरेस्ट दिखाया, चालू करी। लेकिन लोग जो है अभी इससे खुश नहीं है भाई। रीजन है, इसके जो रिटर्न्स है ना, वो काफी अच्छे निकल कर नहीं आ रहे हैं। पहले आते थे और लगातार आ रहे थे, लेकिन कुछ समय से नहीं आ रहे। अब इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है एक, वो मैं आपको शुरू में बता देता हूँ। भाई, मार्केट के अंदर रिकवरी मिड कैप फंड्स के अंदर और स्टॉक्स के अंदर इतनी तेजी से नहीं हुई है जितनी तेजी से होनी चाहिए। सेम प्रॉब्लम जो स्टॉक्स में चल रही है स्मॉल कैप के, वो ही प्रॉब्लम मिड कैप के अंदर भी चल रही है। लेकिन मिड कैप के अंदर थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि मिड कैप का जो इंडेक्स है वो पूरी तरह से रिकवरी कर चुका है। अच्छी बात यह है। लेकिन हाँ, कंपनीज ने इतने रिटर्न नहीं निकाले हैं जितने पहले निकाल लेती है। ये भी बात है भाई, जो सच्चाई है। तो सबसे पहले ना इसका जो रिटर्न्स है वही मैं आपके सामने दिखाता हूँ। उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे भाई क्या बात है। ये देखिए, ये है आपके सामने इसका इंडेक्स। अगर आप देखेंगे इसका 10 साल का CAGR, आप देखो वो कितना है, 19% से ज्यादा। 10 साल का CAGR एक मिड कैप कैटेगरी के फंड के लिए भाई, इतना CAGR बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ठीक। 7 साल का है 24.92%, ऑलमोस्ट 25% का CAGR। 5 साल का 31%, 3 साल का 26.75%। लेकिन यहां पर कहानी खराब है, 1 साल का 3.67% माइनस में। जबकि बहुत सारे फंड्स जो मिड कैप कैटेगरी के हैं वो रिकवरी कर चुके हैं, वो पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दे रहे हैं। फिर भी ये जो फंड है ना भाई, ये नेगेटिव में। यहां दुख की बात है। और अगर आप देखेंगे ना, तो 6 महीने में भी 4.24% का रिटर्न, मतलब ना तो 1 महीने में, ना 3 महीने में, ना 1 साल में, साहब रिटर्न निकल कर आए ही नहीं है, नेगेटिव रिटर्न है। क्या कारण है भाई, उसी को जानते हैं। साथ में अगर मैं इसके बात करूं बेंचमार्क की, तो आप एक चीज चेक करो। मैं सिर्फ पिछले 1 साल की बात करूंगा, उससे बात के बेंचमार्क की बात नहीं करूंगा। ये है बेंचमार्क BSE 150 मिड कैप। अब आप कहेंगे भाई इसका बेंचमार्क तो निफ्टी मिड कैप 150 है। तो दोस्तों, BSE 150 और निफ्टी 150 ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। तो आप ये मत सोचिएगा निफ्टी है या BSE है, ऑलमोस्ट वो सेम ही है। तो अगर आप बेंचमार्क देखेंगे इसका, तो 1 साल का जो बेंचमार्क है उसने पॉजिटिव में 5% रिटर्न दिया है, और ये नेगेटिव में 4.25% है। तो बेंचमार्क को भाई बहुत बुरी तरह से, ये आप समझ लो, बीट करना तो दूर है, बेंचमार्क से कोसों दूर है ये।
6 महीने में भी चलो, 6 महीने में तो चलो ठीक ठाक है फिर भी, लेकिन कुल मिला के ये है कि बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, मतलब उसको बीट करना तो दूर, उसको मैच भी नहीं कर पा रहा है, ये प्रॉब्लम चल रही है। तो देखते हैं भैया क्या प्रॉब्लम है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये तो हो गया इसका रिटर्न वाला सेक्शन। अब सीधा मैं लेके चल रहा हूँ इसका जो पोर्टफोलियो वाली कहानी है ना, वहां चल रहा हूँ, वहीं पता चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम चल क्या रही है, वहीं से ही पता चलने वाला है। तो साथ में एक चीज और देख लेते हैं, इसका क्या फंड मैनेजर तो चेंज नहीं हुआ, थोड़ा सा उसके ऊपर नजर मार लेते हैं। देखो दोस्तों, इसकी जो फंड मैनेजर है ना अभी, वो है निकित शाह जी, और 1 मार्च 2018 से वो ही इसको मैनेज कर रहे हैं। अभी तक कोई फंड मैनेजर के अंदर चेंज होने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही है अभी तक, ठीक है। अब अगर हम देखें आपके सामने, तो निकेश शाह जी इसको फंड मैनेज कर रहे हैं पूरे को। पोर्टफोलियो चेक करते हैं, इसका पोर्टफोलियो कैसा है। अब आप एक चीज देखो, आपके सामने 12.77% ये कैश होल्ड करके बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी कमी। भाई आप 13.25% का अगर कैश होल्ड करके बैठोगे, मार्केट के अंदर कैश आप लगाओगे ही नहीं, तो रिटर्न्स कहां से, अंडा आएंगे, रिटर्न्स तो आएंगे ही नहीं। पहली प्रॉब्लम, सिर्फ 87% पैसा जो है वो इक्विटी के अंदर है, बाकी ये कैश होल्ड करके बैठे हैं। आप समझो 13.13%, अगर 37,000 करोड़ का इसका AUM है और उसका 10% हो गया करीबन 3,700 करोड़, है ना। आप ये मान के चलो कि तकरीबन तकरीबन 4,500 करोड़, 4,500 करोड़ के आसपास ये पैसा कैश लेके बैठे हैं। इन्होंने मार्केट के अंदर अभी फ्लो ही नहीं कर रखा। रीजन कुछ होगा भैया, इनको या तो ये लगता है कि अभी मार्केट सस्टेन नहीं कर रही है, नीचे आ सकती है, ऐसा वैसा हो सकता है, इसलिए शायद ये कैश लेके बैठे हैं। मतलब मार्केट के ऊपर इनको भरोसा भी नहीं है, इसलिए इन्होंने कैश बचाया हुआ है। यही कारण होगा, इसके अलावा क्या ही कारण होगा। चलिए, एक तो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रिटर्न्स नहीं निकल रहे हैं। दूसरा कारण ढूंढते हैं। दूसरा कारण है भाई, आप इसका पोर्टफोलियो चेक करो। यहाँ पे पोर्टफोलियो देखोगे अगर आप, तो यहाँ पर ना ये जो स्मॉल कैप है, आप देखो, अगर आप कोई सा भी मिड कैप फंड उठा के देखोगे, तो यहाँ पर जो स्मॉल कैप फंड है ना, स्मॉल कैप का जो पोर्शन है, यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। मिड कैप फंड के अंदर 15%, 20%, 10% मिलती है, कई बार तो 30-40% में मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर 1% भी स्मॉल कैप फंड के स्टॉक्स के अंदर हिस्सेदारी नहीं है, सबसे पहली बात। तो उससे ये समझ में आता है कि स्मॉल कैप के अंदर गिरावट बहुत ज्यादा थी, इन्होंने स्मॉल कैप स्टॉक्स नहीं रखे हुए, तो चलो उनका तो इम्पैक्ट इसके ऊपर आएगा ही नहीं। लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 33% रखा हुआ है मिड कैप, और बाकी सारा का सारा कौन सा है, लार्ज कैप। मतलब 67% लार्ज कैप है और 33% कौन सा है, मिड कैप है। तो भैया ये तो एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड बन गया ना, इसके अंदर मिड कैप है ही कहाँ, है ही नहीं मिड कैप तो इसके अंदर। 67% तो इन्होंने लार्ज कैप रखा हुआ है। अब मैं आपको एक पॉइंट की बात बताऊंगा, आप पहले वीडियो अच्छे से समझिएगा। आप ये देखो, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 15 स्टॉक्स हैं। आप सोचो, एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 15 स्टॉक्स हैं। और जब मैंने लास्ट टाइम इसका रिव्यू किया था, मुझे अच्छे से याद है, महीना 2 महीना पहले, इसके हालांकि इसके स्टॉक्स जो है हमेशा कम ही रहते हैं, कभी 19, कभी 20। लास्ट टाइम मुझे याद है 19-20 के आसपास इनके स्टॉक्स थे इसके पोर्टफोलियो में। अब इन्होंने घटाकर और 15 कर दिए, सिर्फ 15 स्टॉक्स भाई। और इन्होंने जो स्टॉक्स का सिलेक्शन किया हुआ है, आप सोचो, मैक्सिमम इसके अंदर लार्ज कैप है और मिड कैप कम है। अब आप एक चीज समझो कि इसके जो बेंचमार्क है वो निफ्टी मिड कैप 150 है, जिसके अंदर 150 मिड कैप कंपनीज है। तो भाई अगर मिड कैप का इंडेक्स है, अगर उसमें 65% भी हिस्सेदारी ये रखते हैं, तो मैक्सिमम इनके पास कम से कम कंपनीज तो होनी चाहिए यार, कम से कम 30-40-50 कुछ कंपनी तो रखो। इनकी ना मिड कैप वालों, मतलब मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड वालों की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये डाइवर्सिफिकेशन अच्छे से नहीं करते। ये करते क्या है, इनकी जोन से भी स्कीम उठा के आप देखोगे, उसके अंदर आपको जो स्टॉक्स है पोर्टफोलियो के अंदर बहुत कम मिलेंगे, 20, 25, 15, 18 ऐसे मिलते हैं भाई। सिर्फ 15 स्टॉक्स हैं, उसके अंदर इन्होंने सबसे बड़ी गलती जो कर रखी है वो ये है, स्टॉक्स का गलत सिलेक्शन किया हुआ है। गलत स्टॉक्स का सिलेक्शन किया हुआ है, इसलिए रिटर्न निकल कर नहीं आ रहे हैं। क्लियर है भाई। स्टॉक्स कौन से हैं मैं उसकी बात नहीं करूंगा। आप ये देखो, ये ऊपर से ये देखो, टेक्नोलॉजी सेक्टर 35% की हिस्सेदारी टेक्नोलॉजी है, और अभी के समय में टेक्नोलॉजी सेक्टर, IIT सेक्टर
पिटा पड़ा है, अच्छे रिटर्न निकल कर नहीं आ रहे हैं। तो भाई जब आईटी सेक्टर, जो सेक्टर चल ही नहीं रहा, उसको शामिल करोगे, कहाँ से रिटर्न आएंगे? और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, चलो ये तो फिर भी चल रहा है, 26% है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर है 18.48%। सेक्टर्स की भैया पूरी की पूरी समझ लो उन्हें हालत खराब की हुई है। तो भैया अगर मोतीलाल ओसवाल वालों की तरफ से कोई भी देख रहा है तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, भैया इसका पोर्टफोलियो ठीक कीजिए, स्टॉक्स की संख्या बढ़ाइए, अच्छे स्टॉक शामिल कीजिए, बेकार स्टॉक्स हटाइए, जिससे कि रिटर्न्स निकल कर आए, इन्वेस्टर आपके साथ जुड़ा रहे। जितना भी जो भी इन्वेस्टर है भाई, उसका सब्र का बांध टूट रहा है, और वो क्या करेगा, एक एक करके छोड़ के चला जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि भैया जो मोतीलाल ओसवाल है ना, इनके साथ में मैं भी शामिल हूं, मतलब मेरे पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल शामिल है। आप समझिए, मैं भी एक इन्वेस्टर हूं आप लोगों का, मोतीलाल ओसवाल का। तो भाई आपकी स्कीम्स को आप ठीक करो, अगर ठीक नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है, एज ए इन्वेस्टर कोई भी हो भाई, वो आपको छोड़कर चला जाएगा। और वहां जहां तक कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इतना फेमस फंड है, आप लोगों का इतना अच्छा परफॉर्म करता है यार, इसको ठीक करना तो बनता है, जेन्युइन रीजन है। तो चलिए, ये तो भैया मेरी दरख्वास्त है वो मोतीलाल ओसवाल वालों से हो गई। अब मैं इसका जो ये वाला पोर्शन है चार्ज, चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ। 2014 में लॉन्च हुआ था, इसका जो CAGR अभी चल रहा है वो 23.40% है पिछले 10-12 साल का, और 0.72% इसका एक्सपेंस रेशियो है, 37,500 करोड़ इसका AUM है। ये इसकी, और इसका एग्जिट लोड है 1%, एक साल से पहले, उसके बाद 0%। भाई इसकी बेसिक डिटेल जो मैंने आपको है वो बताइए। तो एज ए इन्वेस्टर, एज ए इन्फ्लुएंसर, जब हम रिव्यू कर रहे हैं, हमारा काम है भैया बिल्कुल जस्टिफाई करना। देखो आप मेरी पुरानी वीडियो उठा के देखो, उसके अंदर मैं इसी फंड की आपको तारीफ करता हुआ भी नजर आऊंगा। आप चेक करना, मेरी आज से करीबन करीबन आप मेरी 1 साल पुरानी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, सेम फंड की मेरे चैनल पे है, आप देखिएगा मैं इस फंड की तारीफ भी कर रहा हूँ। आज यार कंडीशन खराब है तो भैया हम अगर रिटर्न्स नहीं निकले तो कहाँ से तारीफ करेंगे? चलिए, हमारा काम है आपको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देना, बिल्कुल सच्चाई बताना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि भाई हम क्या करें, रुके या चले जाए? तो दोस्तों आप बने रहिए, अपना जो सब्र का बांध है वो मत तोड़िए। फंड के अंदर ठीक है ना, तो फंड मैनेजर चेंज हुआ है ना, और कुछ प्रॉब्लम आई है, ये कुछ ऐसे जो गैप्स हैं वो आते रहते हैं। अभी ये आने वाले समय में आपको जैसी मार्केट थोड़ा सा और चढ़ेगी, भाई ये सब चीजें उनको भी दिख रहा है, मोतीलाल ओसवाल वालों को ऐसा नहीं है कि दिख नहीं रहा, उनको भी पता है कि भैया उनका अगर AUM कम होगा, अगर उनके पास से इन्वेस्टर जाएगा, तो भैया उनको रिटर्न्स ला के देने पड़ेंगे स्कीम से। अगर रिटर्न्स ला के नहीं देंगे तो सब भाग जाएंगे तो भैया वो करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए मोतीलाल ओसवाल वालों को, ठीक है? और बाकी अपना सब्र का बांध बनाए रखिए, छोड़िए मत। चलिए मैं आज के लिए यही वीडियो को दोस्तों खत्म करता हूँ। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।